अच्छा सर, ये आपके पिता उन्होंने रामलीला जगत को बहुत विस्तार रूप में एक नया दर्जा दिया। कहीं लगता है कि आप जहाँ पर उन्होंने छोड़ा निर्देशन को, वहाँ आपने सँभाला? कहीं दबाव महसूस होता है कि जो वो कर पा रहे थे, मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ देखिए, या वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ? वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे। वहाँ तक पहुँचना तो बहुत बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनके जैसा निर्देशक होना बहुत बड़ी बात है। जो आदमी हारमोनियम बजाना जानता हो, तबला बजाना जानता हो, डांस करवाना जानता हो, गाना करना जानता हो, एक्टिंग करना बताना जानता हो, स्क्रिप्ट के बारे में समझाना जानता हो, तो ऐसे आर्टिस्ट तो आज ऐसे डायरेक्टर तो आजकल है ही कहाँ। तो सर, आपने निर्देशन के साथ-साथ रामलीला में, मंचन में कौन-कौन से किरदार निभाए, जो स्वयं पात्र आप करते थे? देखिए, रामलीला में मेरा मेन तो मास्टर तो रहा है लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण। 71 से 81 तक तो मैं लक्ष्मण रहा डीसीएम की रामलीला में। 81 में मैं जब अशोक विहार आया तो यहाँ मुझे राम का रोल मिल गया। तो मैं क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर भी था फादर के साथ और राम का रोल भी कर रहा था। लक्ष्मण का किरदार आपने हाँ। निभाया। और आज जो मेरी पत्नी है रेणुका पवार, वो भी उस रामलीला में सीता बनने ही आई थी। क्या बात! और सीता बनने के बाद उन्होंने जब जब जयमाला डाली तो क्या जी जयमाला डाल दी है, और वो पिछले 40 वर्षों से मेरी धर्मपत्नी भी है। क्या बात! बहुत, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रामलीला टॉक्स में। द रामलीला टॉक्स ब्रॉडकास्ट की एक विशेष श्रृंखला, जो रामायण की जीवंत प्रस्तुति रामलीला को समर्पित है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे अतिथि जिनके परिवार ने रामलीला जगत को एक नया स्वरूप दिया। आदरणीय स्वर्गीय श्री चंपालाल जी पवार के सुपुत्र श्री सोमनाथ पवार जी आज हमारे साथ द रामलीला टॉक्स में। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे उनके अनुभव, उनका दृष्टिकोण और रामलीला के प्रति उनका समर्पण। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रामलीला टॉक्स में। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो कैसे हैं सर आप? आपका बहुत स्वास्थ्य बढ़िया। कैसा है? प्रभु राम की बड़ी कृपा है, बजरंग बली की कृपा है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही पूरे साल रामलीला चलती रहती है। तो सर, सबसे पहले आप हमें रामलीला का जो ये सफ़र है, ये कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया? मेरी उम्र अब इस दिसंबर में 70 साल की हो जाएगी, और रामलीला से मैं बचपन से डीसीएम की रामलीला से, जहाँ मेरे पिता मास्टर चंपालाल जी निर्देशक थे, उनके निर्देशन में 9-10 साल की उम्र में रामलीला में बंदर बनना शुरू किया था मैंने। क्या बात! और बंदर बनने से लेकर 9-10 साल की उम्र के चलते 11-12 साल की उम्र हुई तो छोटा अग्निदेव का रोल मिलने लग गया। फिर राम लक्ष्मण जो ताड़का स्वभाव वध तक जाते हैं, उनका वध करते हैं, वो छोटा लक्ष्मण का रोल मिलने लग गया। जब मैं पहुंचा 15 साल की उम्र में 1971 में, तो 71 में मुझे कहा गया फादर ने, मेरे पिताश्री ने, कि भाई इस बार तुम्हें लक्ष्मण का मेन रोल करना है। अरे मैंने कहा जी लक्ष्मण का तो इतना बड़ा रोल है, कैसे होगा, बहुत ही बड़ा मुश्किल है। कहने लगे नहीं कोई नहीं, 15 साल की उम्र है, बस आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनके निर्देशन में लक्ष्मण बनना शुरू किया, और 1971 से लेकर और 81 तक डीसीएम की रामलीला, आदर्श रामलीला, जो दिल्ली की क्या उस समय समझ लीजिए कि विश्व की प्रसिद्ध रामलीला थी, और उस रामलीला के अंदर में मुझे लक्ष्मण बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं लक्ष्मण का किरदार करता था तो हाल ये था कि जितने वॉलंटियर्स ड्यूटी पर होते थे, वो हमारा डीसीएम का स्टेज की मैं आपको एक बहुत बड़ी खूबी बता दूं, जो एशिया के अंदर में उस टाइम किसी भी रामलीला में नहीं थी। डीसीएम का जो स्टेज था वो करीब 15 फुट की हाइट पर रिवॉल्विंग स्टेज था। रिवॉल्विंग? जी, रिवॉल्विंग। धीरे मेरे फादर जो मास्टर चंपालाल जी वहाँ पर डायरेक्टर थे, म्यूजिक पिट जो होती थी, उस म्यूजिक पिट में वो बैठते थे, बाजा उनके हाथ में होता था, और गाने वाले सिंगर्स, रिदम, तबला, ढोलक जो भी है वो सारे उनके साथ में होते थे, प्लस जो मोटर का जो स्विच है वो उनके हाथ में होता था। कि जिस टाइम कास्ट आके बैठ गई है तो जो स्टेज कितने कब चलाना है और कब रोकना है, ये उनके हाथ में होता था। तो वो रिवॉल्विंग स्टेज जो है धीरे 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 रिवॉल्व करता था, और ऑडियंस चारों तरफ बैठती थी आके, जो हजारों में आदमी होता था। और आप ये देखिए कि हमारी रामलीला का टाइम था 5:30 से 7:30 बजे तक। लोग रामलीला देखने आने वाले
आज़ाद मार्केट, करोल बाग, देवनगर, किशनगंज, आसपास जितने भी हैं वो लोग, प्लस जो हमारे डीसीएम के कारीगर, उनकी फैमिलियाँ, ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज, वो सब आते थे। तो आप देख लीजिए कि हज़ारों आदमी होता था और 3 साढ़े 3 बजे से लोग आना शुरू हो जाते थे। दोपहर के 3 दोपहर 3 साढ़े 3 बजे से कि भाई हमें फिर जगह नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी तो पीछे मिलेगी, दिखाई नहीं देगा। क्योंकि स्टेज से लेके और ऑडियंस तक की जो दूरी होती थी, वो आप मान के चलिए कि करीब 20-25 फुट होती थी। अच्छा, 20-25 फुट मंच से दूरी। मंच से दूरी, और उतने डिस्टेंस पे जो है चारों तरफ ऑडियंस बैठती थी, हजारों की आदमी, हजारों की तादाद में। और डीसीएम के जो मेन ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, या हमारे जो गेस्ट आते थे, लाला भरतराम जी, चरतराम जी, जब से मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि श्री राम जी के टाइम पर तो मैं नहीं कर पाया था। उसके बाद भरतराम जी, लाला चरतराम जी, बंसीधर जी, विनय भरतराम जी, ये लोग जब रामलीला में आते थे, वीआईपी एंक्लोजर जो इनका होता था, उसके साथ में वीआईपी की फैमिलीज और चारों तरफ ऑडियंस बैठना। तो एक मुकाम ऐसा होता था कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे यार कि रिवॉल्विंग स्टेज भी हो सकता है और रामलीला जो है वो क्या चारों तरफ से देखी जा सकती है। सेट्स जो हमारे बनते थे, राज सिंहासन राजा के, रावण के बैठने का, दशरथ जी के बैठने का, जनक जी के बैठने का, पेंटिंग उसकी दोनों साइड से होती थी। क्योंकि दोनों साइड बैक, अगर हम बैक जैसे आजकल चलता है सिंहासन वाला, बैक में जरूरत नहीं है, लेकिन वहां तो पेंटिंग इसलिए जरूरी थी कि रिवॉल्व करना, स्टेज चारों तरफ जाएगा। तो सारे सिंहासन, सारी कुर्सियां, झोपड़ी, पेड़ जो भी बनते थे वो सारे डबल साइडेड बनते थे, ताकि हर तरफ से जहां भी दिखाई दे तो वो सेट्स लोगों को दिखाई देने चाहिए। और उस समय जैसे आज का ट्रेंड जो है, कॉलर माइक लगा दिए जाते हैं मंच पे, पूरे मंच पे आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देता है। जी, उस समय में ऐसा क्या होता था? उस टाइम देखिए ऐसा, जो रिवॉल्विंग स्टेज था हमारा, तो जो हमारा स्टेज का जो सेंटर था, उसमें पूरा एक सर्कल बना हुआ था। उस अच्छा। सर्कल में जितने स्पॉट्स हैं लाइट के, बेबी लाइट है या फोकस है, ये सारे उससे डलते थे। और उसी में हमारे करीब 14-15 माइक वो हैंग किए हुए होते थे। अच्छा। और उस हैंगिंग माइक से अब नीचे से आपको आवाज लगानी है, जितने शरीर में जान होगी तब आपकी परफॉर्मेंस होगी। अच्छा। तो वो उसके हिसाब से फिर आवाज माइक वो कैच करते थे और चारों तरफ ऑडियंस में वो माइक में आवाज जाती थी। कॉलर माइक का तो जमाना ही नहीं था, कॉलर माइक नहीं तो था। बहुत बाद में आया है। बहुत बाद में है अब। इवन अशोक विहार की रामलीला भी जब मैंने शुरू करी थी फादर के साथ में, तो वहां पर भी पहले हैंगिंग माइक थे। हैंगिंग कॉलर माइक तो आए हैं जाके अभी 20-25 साल हुए होंगे आए हुए। उससे पहले जो 20 साल चली है रामलीला, वो सारी हैंगिंग माइक पे चलती थी। तो सर, ये जो आपके परिवार का रामलीला से जुड़ाव, ये कब से शुरू हुआ? देखिए, मेरे पिता मास्टर चंपालाल जी पारसी थिएटर के मशहूर डायरेक्टर थे, हम्म। नृत्य निर्देशक थे, हम्म। एक्टर थे। हम्म। तो ये समझ लीजिए कि 1950-51 के आसपास तक तो कंपनी चली रही थी। और लास्ट जो कंपनी थी पारसी थिएटर की, वो रेड फोर्ट में परेड ग्राउंड में थी। हम्म। वहाँ कंपनियों का ज़माना ख़त्म होने वाला था। तो डीसीएम के अंदर में लोगों को ऐसा लगा कि भाई हम अपने यहाँ पर अपने मज़दूरों को तैयार कराने के लिए किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर लें। तो किसी ने मेरे फादर का नाम सजेस्ट किया कि जी चंपालाल जी है पारसी थिएटर के और कंपनी लगी हुई है परेड ग्राउंड में, आप वहाँ उनसे मिलिए तो वो आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने, प्राणनाथ जी थे, उन्होंने अप्रोच किया उनके पास जाके कि भाई हम अपने डीसीएम में चाहते हैं कि आप हमारे मिल के मज़दूरों को, उनकी फैमिली, उसके बच्चों को ड्रामे सिखाएँ, रामलीला सिखाएँ, कुछ कराएँ। तो मेरे फादर ने, कंपनी ख़त्म होने वाली थी, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आ जाते हैं आपके पास में। तो वो डीसीएम में आ गए। आने के बाद में लाला श्री राम जी के टाइम पर उन्होंने पहले एक छोटा स्टेज हुआ करता था, टेंट फैक्ट्री के अंदर में कहा जाता था उसको। तो वहाँ हरिश्चंद्र तारामती, कुछ पारसी थिएटर के पुराने ड्रामे शुरू किए। फिर लाला जी का, ये श्री राम जी का ये विचार आया कि भाई अपने यहाँ हम रामलीला क्यों ना शुरू करें। अच्छा। तो रामलीला शुरू करवाने के लिए ये बात होगी 1953-54 के आसपास की। तो बातचीत करते करते बात करते रहे, फिर क्या चलो सोचते करते हैं, काफ़ी विचार विमर्श होता रहा। फिर ये हो कि चलो हम रामलीला अयोध्या की किसी मंडली को बुला लेते हैं या बनारस से किसी को बुला लेते हैं। तो वो मंडलियाँ आने लगी। शुरू में उन्होंने कुछ रामलीला करी। उन्होंने कहा यार ये बात समझ में नहीं आ रही, आप क्यों ना हमारे लोगों से तैयार करवाओ। तो मेरे फादर को फिर उस टाइम उनको ये सौंप दिया कि आप रामलीला तैयार कराइए। तब उन्होंने रामलीला तैयार करानी शुरू करी लोगों को। इस तरीके से फिर मेरे फादर रामलीला में जुड़ गए और डीसीएम के कलाकारों को। तो आपके परिवार के और भी सदस्य रामलीला से जुड़े हुए हैं? जी, मेरा
छोटा भाई है, जुगल किशोर नाम है उनका। हम्म, वो डीसीएम के रामलीला में मेरे साथ में ही बंदर बनना वो अभी शुरू हुआ था। अच्छा फिर अच्छा, उसने भी वहाँ भरत का रोल किया जब मैं लक्ष्मण बनता था। क्या बात। शत्रुघ्न का भी रोल किया। फिर अशोक विहार की रामलीला जब हमने शुरू कर ली तो वहाँ वो लक्ष्मण बनता रहा। मैं राजेंद्र नगर की रामलीला में लक्ष्मण बनता था। तो वो है। मेरी सिस्टर्स जो थी, दोनों तीनों शुरू में, नीलू थी, जग्गू और कम्मो भी थी। ये भी रामलीला में, क्योंकि परिवार लेडीज आना शुरू हो गई थी, तो उसमें जो डांसेस हमारे होते थे, सहेलियों के सीन है, सखियों के सीन है, सीता की, वो सब उन्होंने करना शुरू किया। और डीसीएम के ऑफिसर्स की और वर्कर्स की, जो फैमिलीज में स्कूल में बच्चे मेरे फादर जाते थे डांस वांस सिखाने के लिए भी उनको, तो वहाँ से जो बच्चे उनको सेलेक्ट करते थे उनको भी लेके आए, तो वो लोग भी उसमें जुड़ने लग गए। कुल मिलाकर के पूरे परिवार का एक उत्तम योगदान रहा है रामलीला और जी। प्रभु श्री राम के प्रति। जी जी जी। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो ये निर्देशन कब से शुरू किया गुरुजी आपने? आप मैंने तो पहले एक कलाकार जी थे। पहले मैं कलाकार था। 19 मैंने जैसे आपको बताया 71 से लेके लक्ष्मण बनना शुरू हो चुका था मैं। हम्म, 80 के आसपास में हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना एक ग्रुप बनाएं, और उस ग्रुप बनाने के लिए पहला प्ले जो हमने अपना नया रूप थिएटर का नाम दिया था मैंने उसको उस टाइम। तो हमने कहा यार इसमें पहला प्ले हम जो करें, तो बदनाम लोग प्ले किया, राजेंद्र कुमार शर्मा जी का लिखा हुआ है। तो वो मैं उसको डायरेक्ट कर रहा था, क्योंकि यंग सारे बच्चे थे उसके अंदर, मैं ये करने वाले, तो मेरी एज के थे उस टाइम, 80 के आसपास की, 81 की बात है। तो हमने उस ड्रामे में राजेंद्र कुमार शर्मा जी का कॉमेडी प्ले था, बहुत अच्छा प्ले था वो, तो उसको मैं डायरेक्ट कर रहा था और मेरे फादर भी उसमें रोल कर रहे थे। तो पहला प्ले ऐसा था जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा था और मेरे फादर भी उसमें एक्ट कर रहे थे एक सेठ का। तो लोगों ने जबकि उस टाइम उनको कहा भी कि आप कैसे मास्टर जी रोल कर रहे हो उसके अंदर में, और फिर डायरेक्टर, मैंने एक आध जगह उनको कहीं टोका, तो वो कहने लगे यार आपको टोक रहा है, ये ऐसे कैसे कहा? कहने लगे भाई डायरेक्टर का एक अपना कंसेप्ट होता है, अपना एक दिमाग होता है, वो जिस चीज़ को सोचता है वो अपने ढंग से सोचता है। तो हो सकता है उसको कोई चीज़ उसमें ऐसी समझ में आ रही होगी जो मुझे वैसे करना चाहिए। तो उन्होंने फिर एज़ इट इज़ जैसा मैं चाहता था वैसा किया। तो बस ऐसे निर्देशन की शुरुआत हो गई 1980-81 से मेरी। और तब से लेके आज तक आप निर्देशन। उसके बाद में मैंने कई प्लेस किए सर डायरेक्ट। बदनाम लोग किया, श्री कृष्ण अवतार के अंदर में कृष्णा अवतार जो राधे श्याम जी का लिखा हुआ प्ले है, और जन्माष्टमी रामलीला पे। निर्देशन के अलावा और भी और थिएटर बहुत वगैरह बहुत मैंने करते हैं। सोशल प्लेस भी, हिस्टोरिकल प्लेस भी, रिलीजियस प्लेस भी, आर्ट प्लेस भी काफ़ी डायरेक्ट किए और एक्ट भी किया उनके अंदर में। और फिर रामलीला में 1981 के अंदर में अशोक डीसीएम की रामलीला के साथ साथ अशोक विहार की रामलीला का भी बार मेरे फादर के पास आ चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग गई थी, तो उन्होंने कहा भाई आप मेरे साथ अशोक विहार में जुड़िए, और असिस्टेंट और मैंने राम भी किया उस साल, और असिस्टेंट डायरेक्टर भी था उनके साथ में। तो वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हुए काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे 87 में जैसे उनकी डेथ हुई तो 85 के अंदर में मैं फुल फ्लेज डायरेक्टर हो चुका था। 85 और में। 85 से लेके, और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु राम की कृपा से, आज मुझे 40 साल 42 साल होने जा रहे हैं अशोक विहार की रामलीला को डायरेक्ट करते हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोगों ने, पूरी टीम ने, रामलीला कमेटी ने और सारे कलाकारों ने मेरा बहुत साथ दिया उसके लिए। सर आपके जो पिता श्री चंपालाल जी, उन्होंने रामलीला को एक बहुत उच्चतम स्थान पे पहुंचाया और उस परंपरा को आज आप उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो उनकी एक सीख जो आज भी आपके जीवन में काम आती है। देखिए, उनकी सबसे बड़ी सीख डायरेक्शन देते हुए, काम करवाते हुए यही रही है कि आप रामलीला हो या ड्रामा हो, कोई हिस्टोरिकल प्ले हो, सोशल प्ले हो, धार्मिक प्ले हो, कैसा भी प्ले हो, जो किरदार आप निभा रहे हैं, जो पात्र आपको दिया गया है, उस पात्र के अंदर में बिल्कुल खो जाइए। क्या बात। जब तक आप उस पात्र में खोएंगे नहीं, चाहे वो राम का हो, चाहे रावण का हो, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर, इवन दरबान भी क्यों ना हो, अगर दरबान का भी उसका एक मैनेरिज्म है, उसके आना जाना, भगवान उसको, राजा को सलाम करना, उसको प्रणाम करना, उसके अंदर में भी पूरी कलाकारी है। कोई ये कहे कि मुझे रामलीला में दरबान का रोल मिला है जी, मैं चौकीदार बना हुआ हूँ, नहीं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। वो भी एक मर्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर रावण ने कहा, दरबान को कुछ कहा, या किसी राजा ने कहा और दरबान ने उसका सही तरीके से आंसर नहीं दिया, या उसको जाए तो उसका तो सीन का खराब मर्डर हो है। जाएगा, सीन का सीन मर्डर खराब हो है। जाएगा वो। तो इसलिए जब तक आप उस कैरेक्टर के अंदर में खोएंगे नहीं, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और मैं हर किरदार को जहाँ भी, जब भी डायरेक्शन दे रहा हूँ, आजकल स्कूलों में भी दे रहा हूँ, और रामलीला तो है ही है मेरी,
अशोक विहार की। तो हर एक को मेरा यही होता है कि भाई जब तक आप उस कैरेक्टर में खोएंगे नहीं, तब तक आप हासिल नहीं कर सकते कुछ भी। और ये उनकी सबसे बड़ी सीख थी। उसके बाद ड्रामे के अंदर में जो उसकी बारीकियां हैं, आप उस सीन के अंदर में कैसा म्यूजिक देना चाहें, कैसा उसके अंदर में गाना होना चाहिए। हमने आज तक कभी भी किसी भी रामलीला के अंदर में कोई फिल्मी गाना यूज नहीं किया है। नहीं किया। कोई हमारा जितना भी रहा है सब शास्त्रीय संगीत, सेमी लाइट क्लासिकल के ऊपर में ही गाने रहे। आज मेरे फादर के बनाए हुए जो डीसीएम के गाने थे, ज्यादातर रामलीलाओं के अंदर में डायलॉग्स भी वही इस्तेमाल हुए जा रहे हैं और गाने भी वही इस्तेमाल हो रहे हैं, जो गाने वो बना के गए हुए हैं। अच्छा सर, ये एक चीज़ मेरे दिमाग में भी आई कि रामलीला राम से, धर्म से, कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल जी। और आजकल कई मंचों पर रामलीला मंचन के दौरान ये देखा जाता है कि फिल्मी गाने चल रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। जी। कुछ लोग, जैसे रावण का दृश्य चल रहा है, उसमें अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मी गानों पे नाच रहे हैं, पब्लिक ऑडियंस भी उसमें हिस्सा ले रही है। क्या ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि जिन रामलीलाओं के अंदर में अल्कोहल को रावण के दरबार में या मारीच के दरबार में आप अल्कोहल पीते हुए दिखा रहे हैं या फिल्मी गाने डांस हो रहे हैं, उसमें हम यंग जनरेशन को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? क्या हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि रामलीलाओं के अंदर में या उस जमाने के अंदर में ऐसा होता था? आप बच्चों को, यंग जनरेशन है उसको कैसे संस्कार देना चाहते हैं? आज मैं कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर में हमारे चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, मुख्य संयोजिका डॉक्टर वंदना टंडन जो प्रिंसिपल है स्कूल की, उनके साथ मिलके बच्चों के अंदर में जो रामलीला हम सिखा रहे हैं, करवा रहा हूं मैं। तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि भाई रामलीला के अंदर में आप आ रहे हो, तो जब तक आप उस रामायण को समझोगे नहीं, उस किरदार को समझोगे नहीं, आप संस्कार आपके अंदर में नहीं आएंगे, तो आप रामलीला कैसे कर पाओगे? सही मैं पिछले 3 साल से उन बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और 3 साल में मैंने लगभग 200 से ज्यादा बच्चे अभी आर्टिस्ट तैयार कर दिए हैं रामलीला के। और हर कलाकार के अंदर में आज देखिए कितने संस्कार और इतना परिवर्तन आ चुका है कि जब वो थिएटर रूम में आते हैं, रिहर्सल में उसको आते ही सलाम करते हैं, गुरुओं के पैर छूते हैं, टीचर्स के पैर छूते हैं। अपने घर में जब वो जाके अपने माँ बाप के और जो उनके बड़े गेस्ट आ रहे हैं, नाना नानी दादा दादी, उनके अगर पैर छूते हैं। और जब मुझे वहाँ से स्कूल से उनके पेरेंट्स का जब फ़ोन आता है कि सर आपने तो हमारे बच्चों के अंदर में एक बिल्कुल ऐसा परिवर्तन ला दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इतने संस्कारी बच्चे हो गए कि कोई बड़ा आ रहा है तो उसके पैर छू रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम रामलीला में नई संस्कृति को ये देख पा रहे हैं कि भाई रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, भगवान राम क्या थे, उनके क्या-क्या हमारे आदर्श रहे हैं, अगर बच्चों के अंदर में उसका 10% भी आता है तो मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा कार्य है। तो ये फिल्मी गाने और ये जो डांस दिखाना, ये तो सब हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना है। सही बात। अच्छा सर, ये आपके पिता, उन्होंने रामलीला जगत को बहुत विस्तार रूप में एक नया दर्जा दिया। आज आप एक निर्देशक की भूमिका निभा रहे हैं। कहीं लगता है कि आप जहाँ पर उन्होंने छोड़ा निर्देशन को, वहाँ आपने संभाला? जी। आज तक उस परंपरा को निभा रहे हैं। कहीं दबाव महसूस होता है कि जो वो कर पा रहे थे मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ, या वहीं देखिए, या वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ? वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे। वहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनके जैसा निर्देशक होना बहुत बड़ी बात है। जो आदमी हारमोनियम बजाना जानता हो, तबला बजाना जानता हो, डांस करवाना जानता हो, गाना करना जानता हो, एक्टिंग करना बताना जानता हो, स्क्रिप्ट के बारे में समझाना जानता हो, तो ऐसे आर्टिस्ट तो आज, ऐसे डायरेक्टर तो आजकल है ही कहाँ। आपको या तो एक्टिंग सिखा देगा, या आपको गाना सिखा देगा, या बाजा बता देगा। जो हरफन वाला हो वो तो बहुत मुश्किल है। और मैंने कोशिश करी है कि मैं बात तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो भी उनके थे सिखाए हुए आदर्श, जो उन्होंने मुझे बताया कि तबला बजाना है, बाजा बजाना है, सिंगर होना है, एक्टिंग करनी है, डांस करवाना है, डायरेक्शन देनी है, ये मैंने सब कुछ उनसे सीखा है। और मैंने उनसे सीखने के बाद कोशिश ये करी है कि मैं जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया था उससे आगे अपने आप को लेके जाऊँ, क्योंकि उसके अंदर में उन्होंने पारसी थिएटर किया, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ उसमें काम किया, मैंने उनके साथ काम किया। इसके अलावा रामलीला के अलावा जो मैंने मंडी हाउस के अंदर में रहते हुए बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है, रमेश मेहता जी के साथ, सतीश डे जी के साथ, आरजी आनंद के साथ, बीएम शाह साहब के साथ, के रैना के साथ,
और सुभाष उद्गाता के साथ, कार्तिक अवस्थी के साथ, डॉक्टर साधना भटनागर, मेरे इतने गुरु हैं, इतने लोग डायरेक्टर्स रहे हैं, उनके साथ में मैंने रामलीला, सोशल प्ले, आर्ट प्ले ऐसे किए हैं जो आजकल के लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हम इतने सब कुछ कर सकते हैं। क्या बात है गुरु जी, बहुत तो बढ़िया। मैंने कोशिश ये करी है कि उन सब डायरेक्टर के साथ, सतीश डे जी हमारे इतने मशहूर लेखक और डायरेक्टर रहे हैं, उनके साथ में मैंने कितने प्लेस किए सतीश डे जी। और ये रमेश मेहता जी के तो सारे प्लेस किए मैंने, डे साहब के सारे प्लेस किए। उसके बाद आरजी आनंद जी के साथ में मुझे चित्रलेखा करने का मौका मिला। इतने मशहूर डायरेक्टर थे आरजी आनंद जी, चीज को इतनी बारीकी से समझते थे और बारीकी से रोल करवाते, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद बीएम शाह, एनएसडी के रैना जी के साथ किया, ज्ञान शिवपुरी जी के साथ में काम किया। तो मेरे अंदर में ये था कि पारसी थिएटर भी था और मॉडर्न स्टेज भी था, तो दोनों स्टेज को मिलाने के बाद में मैंने जो काम करना शुरू किया। तो आज आप मुझे देखेंगे कि अब मेरे बच्चों में जो मैं स्कूल में करवा रहा हूँ और जो अशोक विहार की रामलीला है, उसमें आपको नयापन और पुरानापन दोनों दिखाई देंगे, दोनों दिखाई देंगे। कहाँ जहाँ आपको पति पत्नी के साथ में या घर वालों के साथ या गांव वालों के साथ में आप जैसे बात कर रहे हैं, तो वो नहीं रहेगा कि पारसी थिएटर के साथ में अरे तू कहाँ, ऐसा नहीं है। तो मैं चीज को जो लेके चलता हूँ, रियलिस्टिक में ज्यादा होने की कोशिश करता हूँ कि चाहे भगवान राम का किरदार हो, चाहे लक्ष्मण का किरदार हो, चाहे रावण का किरदार हो, आफ्टर ऑल वो एक राजा थे और राजा होने के नाते उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका जो एक्सप्रेशन है, उनका जो मूड है, वो अकॉर्डिंग टू द सीन और डायलॉग्स के साथ में कैसा होना चाहिए। मैंने इस पे बहुत काम किया है और अपने बच्चों के साथ और मेरे अपने आर्टिस्टों के साथ में मैं इस पे बहुत काम करता हूँ, ताकि हर एक का एक्सप्रेशन, क्योंकि अब तो पहले ज़माना होता था कि ऑडियंस बहुत दूर बैठी हुई है, आपने बड़े बड़े एक्शन करने, जेस्चर्स करने, हाथ देने, तब आपको दिखाई देगा। अब तो आपके पास में कैमरा लगा हुआ है। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन जो है वेद टंडन जी की, उसके अंदर में वो देखिए कि रामलीला हम जहाँ भी करने गए, चाहे ऋषिकेश में गए, ओरछा में गए, अयोध्या में गए, चित्रकूट में गए, कुरुक्षेत्र में गए, टीवी माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से 140 देशों में जा रही है। क्या बात। और जब वो विदेशों में बच्चों की रामलीला जा रही है, तो वो कैमरे के अंदर में कितना क्लोज होता है, उसके अंदर में लोगों के एक्सप्रेशन, अगर राम के, सीता के, दशरथ के एक्सप्रेशन अगर उनके पूरे नहीं आए तो लोग कैसे देखेंगे उसको, कैसे पसंद करेंगे। आज अगर हमारी रामलीला, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला सराही जा रही है, तो वो इसीलिए सराही जा रही है कि बच्चों ने अपने उसमें 100% दिया है और मैंने उनको पूरी कोशिश करी है कि वो जो भी किरदार निभा रहे हों, वो अपना पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, और ताकि लोगों के अंदर में आकर्षण रहे, आकर्षित रहे लोग देखने के लिए, अरे यार क्या उसने एक्टिंग करी है, क्या उसने काम किया है, क्या डायलॉग बोले हैं उसने। तो जब तक ये चीज ना होगी तब तक आप ऑडियंस को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। रामलीला मंचन के दौरान आपने कोई ऐसा प्रयोग किया हो कि यदि आज आपके पिता वो देखते तो गर्व महसूस करते कि हाँ ये मेरा पुत्र है और इसने आज, जब उनका ज़माना था उस ज़माने के अंदर में, और अशोक विहार की रामलीला में आने के बाद भी, क्योंकि डीसीएम की रामलीला तो एक ऐसी थी जो रिवॉल्विंग स्टेज, ओपन एयर, रिवॉल्विंग, ठीक, चारों तरफ ऑडियंस बैठ रही है। जब हम अशोक विहार में रामलीला करने लगे तो वो एक स्टेज हो गया हमारे पास में। उस जमाने के अंदर में 40 बाई 30 का स्टेज बनता था, एक ही स्टेज होता था, और उसी एक स्टेज के अंदर में आपको महल भी दिखाना है, जंगल भी दिखाना है, नदी भी दिखानी है, सब कुछ दिखाना है। तो सब पर्दे पे होता था क्या? नहीं, पर्दे पे हम सिर्फ, पहले तो पर्दे के ज़माने थे, जब 70-80 साल पहले महल का पर्दा डाल दिया, जंगल का पर्दा डाल दिया, लेकिन अशोक विहार के अंदर में मैंने वो इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। अच्छा। वहाँ पर क्या था, हम ब्लैक कर्टन या ब्लू कर्टन इस्तेमाल करते थे, और उसके पीछे आगे वाला सीन हमारा चल रहा है, तो पीछे अगर रावण का महल आना तो महल तैयार, अयोध्या आनी है तो अयोध्या मतलब तैयार, एक सीन चल रहा है उसके पीछे दूसरा सीन तैयार हो जाना चाहिए। और दिन में जाके मैं सेट्स वालों के साथ में, मेरे पास 5 स्टेज मैन होते थे, 3 पेंटर होते थे, 2 कारपेंटर होते थे, 10 आदमियों के साथ में बैठ के दिन में सवेरे पूरे मेहनत करते थे कि हमारा आगे का सीन मेरा 5 मिनट का चल रहा है, इस 5 मिनट में अगर मुझे लंका का दरबार लगाना है या रावण का दरबार, उसका अयोध्या में दशरथ जी का लगाना है, सीता स्वयंवर लगाना है, तो मेरा सेट इतनी देर में तैयार हो जाना चाहिए। वो दिन में पूरी प्रैक्टिस करवा के आता था, फिर 5 बजे चल के घर जाता था, नहा धो के फिर स्टेज पे पहुंचता था। क्या बात। तो वो जमाना वो था। आज वो अगर देखते तो उस बात को कि भाई ये सेट्स नहीं है, अब जमाना हो गया ओपन एयर थिएटर का। मेरा अशोक विहार का स्टेज बनता है जी इस बार 120 फुट बाई 50 फुट का, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है।
सेंट्रल स्टेज हमारा 50 बाई 25 का है, जिसके अंदर में महल वहल सारे आएंगे, और दोनों साइड में जो है 20 बाई 25 स्टेज है, उसमें एलईडी लगा हुआ है। एलईडी में महल आ रहे हैं, जंगल आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, पर्वत आ रहे हैं, मेन स्टेज सेंटर पे चल रहा है। तो आज वो देख के ये बात खुश होते हैं कि भाई कितना जो 10-10 आदमी सेट उठाने में ला रहे हैं, लगे रहे हुए हैं, कभी महल का आ रहा है, कभी जंगल का आ रहा है, कभी कुछ लगा रहे हैं। तो वो आपको सिर्फ सिंहासन ला के रखना, कुर्सियां ला के रखनी है, बाकी सारा सेट एलईडी के ऊपर में आप जंगल भी दिखा रहे हैं, आप महल भी दिखा रहे हैं, आप नदी भी दिखा रहे हैं, और रियलिस्टिक लगता है वो। अच्छा सर, ये डीसीएम की स्टेज थी और एक एसबीएम की स्टेज हुआ करती थी, स्वतंत्र भारत मिल की। तो इन दोनों के मंचन में कुछ भिन्नता जो आप बता सकें? भिन्नता की बात ये देखिए, स्वतंत्र भारत मिल और डीसीएम दोनों के जो कलाकार थे बहुत नामी कलाकार थे, और दोनों के निर्देशक एक तरफ मास्टर चंपालाल जी थे मेरे फादर, और दूसरी तरफ ओम प्रकाश तरोण मंत्री जी थे। मंत्री जी का तो मैं कहता हूँ कि जवाब ही नहीं था साहब। इतने बढ़िया लेखक, इतने बढ़िया डायरेक्टर, और म्यूजिक में बाजा खुद भी बजाने वाले भी। तो मंत्री जी चौमुखे, वो भी जैसे बाबू जी थे मेरे, सब ऐसे ही मंत्री जी भी थे। और दोनों आर्टिस्ट जो पैरेलल में आप बताऊं तो डीसीएम के अंदर में अगर इंद्रजीत पुन्यार जी, कृष्ण भारद्वाज जी, नारायण दत्त जी, तारा सिन्हा जी, मेरी बड़ी मम्मी जो थी तारा सिन्हा के नाम से थी, वो इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी। उनका जवाब पारसी थिएटर से थे, वो पारसी थिएटर के बाद में फिर डीसीएम में जब मेरे फादर आए तो वो भी आ गई थी। तो वो और एसबीएम के अंदर में जगदीश वाजपेयी जी, ऋषि जी, भटनागर साहब, भाटिया जी, प्रकाश पाटिल जी, दया शंकर जी। प्रकाश पाटिल जी तो अभी भी है भगवान की कृपा से। 32 साल उन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया। बिल्कुल सर, और इतने बढ़िया आर्टिस्ट के एक्टर के साथ साथ डांसर भी उतने बढ़िया, जो उनके बैले होते थे, बैले में डांस भी वो करते थे, और एक्टर तो थे ही थे। बाकी सारे एक्टर तो ये तो जगदीश वाजपेयी जी, ऋषि जी, दया शंकर जी, ये सब तो आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक एक आर्टिस्ट की डायलॉग, जगदीश वाजपेयी जी का, दया शंकर जी का तो जवाब ही नहीं था, क्या डायलॉग डिलीवरी थी, डायलॉग थ्रो थे उनके। तो यही बात थी। तो दोनों के अंदर में आप ये समझ लीजिए इतनी समानताएं थी कि डीसीएम के जो इंटरमिस टूर्नामेंट हुआ करते थे हमारे, उसमें अगर एक साल डीसीएम फर्स्ट आ रहा है तो दूसरी बार एसबीएम आ रहा है, एसबीएम आ रहा है तो डीसीएम आ रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट इतने बढ़िया थे, मंत्री जी का लेखन इतना बढ़िया था। अब जब रामलीला शुरू हुई तो रामलीला के अंदर में डीसीएम की जो स्टाइल थी वो एक ट्रेडिशनल रामलीला की स्टाइल थी, क्योंकि लाला जी ने कहा भाई मुझे ट्रेडिशनल रामलीला चाहिए। तो ट्रेडिशनल रामलीला के लिए अयोध्या और बनारस में जो रामलीलाएं होती हैं, उन रामलीलाओं के अंदर में डायलॉग्स के अंदर में कवित्व होते हैं, सवैये होते हैं, चौपाई होती है, रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ होता है, केशवदास जी के रामचंद्रिका में से भी लिया हुआ होता है। तो वो सब मिला, आप यकीन नहीं करेंगे कि बनारस की, अयोध्या की रामलीलाओं के अंदर में रावण बाणासुर संवाद 1-1 घंटे का होता है, जो हम 5 मिनट में आप खत्म कर देते हैं। 1 घंटे का संवाद जी, रावण बाणासुर। और लक्ष्मण परशुराम संवाद तो अगर शुरू हुआ तो पता नहीं कितनी रात तक चल रहा है, कितने कवित्व उन्होंने जोड़ दिए, कितनी चौपाइयां जोड़ दी, कितना डायलॉग बना दिया, जो आजकल के आप ऑडियंस तो देख ही नहीं सकती, समझ भी नहीं सकती है उनको, एक एक कवित्व का मतलब। अब मैंने जब डीसीएम में, मैं बात कर रहा था एसबीएम की और डीसीएम की, पहली बात तो वही बहुत जरूरी है कि ये रामलीला ट्रेडिशनल रही, इसके अंदर में चौपाइयां भी रही, कवित्व भी रहे, सवैया रहे। और एसबीएम की जो रामलीला होती रही उसके अंदर में मंत्री जी ने उसका लेखन किया, मंत्री जी ने जो अपना स्क्रिप्ट बनाया सिंपल लैंग्वेज के अंदर में ज्यादा किया, उसमें भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क जरूर रहा। तो सर ये सबसे पहले एसबीएम की रामलीला शुरू हुई या डीसीएम की? डीसीएम की रामलीला, डीसीएम की रामलीला शुरू हुई, उसके बाद फिर एसबीएम की रामलीला आई। क्योंकि ये लाला जी ने कह दिया था कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि जो रामलीला है वो डीसीएम की रहेगी, दिल्ली क्लॉथ मिल्स की, और जो जन्माष्टमी है वो एसबीएम की रहेगी। जन्माष्टमी बहुत फेमस क्योंकि डीसीएम स्वतंत्र भारत मिल की जो जन्माष्टमी थी बहुत फेमस थी, क्योंकि झांकियां इतनी लगती थी पूरे ग्राउंड के अंदर में कि लोग झांकियां देखने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक प्रोग्राम चलता था, लाइन में लग के झांकियां देख रहे हैं, फिर वहां से फ्री होते ही ड्रामेटिक क्लब में जा रहे हैं, वहां पर ड्रामे हो रहे हैं। मेरी मदर और ये सब जिन कलाकारों का मैं नाम ले रहा हूँ, सब मंत्री जी हर साल नया ड्रामा लिखते थे। अब देखिए जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान के ऊपर मैं हर साल नया ड्रामा लिखना बहुत बड़ी बात है, उनके महाभारत से लेके, बचपन से लेके सारी चीज़ों को दिखाना, तो बहुत मशहूर रही हैं वो सब चीज़ें। और डीसीएम का आर्ट के मामले में, रामलीला के मामले में, जन्माष्टमी के बारे में, थिएटर के मामले में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट उन्होंने दिए हैं, जहाँ एसबीएम में भी और डीसीएम में भी।
फॉरेन तक गए हुए, फिल्मों में लोग गए हुए हैं यहाँ से। डीसीएम के आर्टिस्ट, डीसीएम के भी, एसबीएम के भी लोग। एक आधा एसबीएम में आर्टिस्ट, श्यामलाल जी थे, वो मोदी में गए, मोदी में जाने के बाद में वो फिल्म बॉम्बे तक में गए। डीसीएम के हमारे आर्टिस्ट जो तबला वला बजाते रहे, सिंगर डांसर भी रहे, रामचंद्र वगैरह, फिजी में जाके काम किया उन्होंने। बॉलीवुड में भी गए कुछ आर्टिस्ट, जैसे बॉलीवुड में? मैंने पीछे रंजीत का नाम सुना कि वो भी इसमें डीसीएम में उन्होंने भी काम किया। जी जी जी, तो इस तरह के बहुत सारे काफी लोग आर्टिस्ट रहे ऐसे इस जिन्होंने वजह से। जहां से करने के बाद बॉम्बे में गए और स्टेज में बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है। तो सर, आपने निर्देशन के साथ साथ रामलीला में, मंचन में कौन कौन से किरदार निभाए जो स्वयं पात्र आप करते थे? देखिए, रामलीला में मेरा मेन तो मास्टर तो रहा है लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण। 71 से 81 तक तो मैं लक्ष्मण रहा डीसीएम की रामलीला में। 81 में मैं जब अशोक विहार आया तो यहाँ मुझे राम का रोल मिल गया, तो मैं क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर भी था फादर के साथ और राम का रोल भी कर रहा था। लक्ष्मण का किरदार आपने हाँ। निभाया। और आज जो मेरी पत्नी है रेणुका पवार, वो भी उस रामलीला में सीता बनने ही आई थी। क्या बात। और सीता बनने के बाद उन्होंने जब जब जयमाला डाली तो क्या जब जयमाला डाल दी है, और वो पिछले 40 वर्षों से मेरी धर्मपत्नी भी है। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर। 40 वर्ष मेरी शादी को हो जाएंगे इस साल, और दिसंबर में ही मैं 70 का भी पूरा हो जाऊंगा जी। क्या तो वो साथ में रही, तो सफर अच्छा तो सर, कर एक गया। लक्ष्मण का डायलॉग हो जाए एक बार। जैसे आपकी इच्छा। हाँ। मैं उसमें जो रामचरितमानस से चौपाई का जो अर्थ होता है पहले वो शुरू करता हूँ, उसके बाद में उसमें हमने जो कवित्व मैंने बोले, डीसीएम क्या दिल्ली के अंदर में अगर सबसे पहले लक्ष्मण के रोल में कवित्व बोलने वाला रहा हूँ तो वो मैं रहा हूँ। क्या बात। मेरे बाद सब लोगों ने कवित्व बोले हैं और आज वो कवित्व सारी रामलीलाओं में चल रहे हैं। मैंने 1971 में बोला था पहली बार, 71 से लेके और 81 तक करता रहा। ये कवित्व क्या होते थे बेसिकली? कवित्व क्या है जी, कवित्व में आप देखिए हिंदी में तो अब जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों में ये आएगा, और कवित्व में वो कविता की शैली के अंदर में होता है, और उसका फोर्स जो है केशव दास जी मतलब डायलॉग जो है वो कविता के रूप में। कविता के रूप में आएगा। ठीक। तो उसमें जैसे कविता तुलसीदास जी की कवितावली है, कवितावली में केवट के डायलॉग में भी कवितावली इस्तेमाल की गई है, लक्ष्मण के डायलॉग में भी की गई है। और कुछ कवित्व सवैये ऐसे थे जो अयोध्या की और बनारस की रामलीलाओं में जो मंडलियां हुआ करती थी, उनके जो डायरेक्टर मठाधीश कहते थे, जिनको वो थे होते थे, उन्होंने बनाए थे। वो कवित्व मुझे जब वहां से मिले, हमारे गुरुजी हैं राज शर्मा जी, जो आज भी बनारस में हैं, और हर साल रामलीला में, अब वो 84 की एज हो गई है उनकी, हर साल रामलीला में मैं उन्हें बुलाता हूँ, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं हम भी। तो उन्होंने मुझे वो कवित्व दिए, और वो कवित्व मैंने मंडलियों के जो थे वो बोले। तो सर, तो उसका एक मैं कवित्व हो आपको- जाए लक्ष्मण का एक। लक्ष्मण का मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ा पहला डायलॉग क्रोध का ही है, लेकिन 3-4 मिनट लगेंगे उसके अंदर में। कोई दिक्कत नहीं सर। रघुवंशियों के समाज में जहां तक कोई होगा, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहेगा जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानकर महाराज जनक ने कहे, हे सूर्य कुल रूपी कमल रूपी सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। मैं सुबेर पर्वत को मूली और गाजर की तरह काट सकता हूं। फिर आपके प्रताप की महिमा से ये पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। अब तो ना सही जात पीर रघुवीर धीर, तीर सब लगे हैं बैन, आयुष जो पाऊं मैं। ललित मरोर मही बारिद में डार बोरी, तोर दिग्दंतर के दंत ना दिखाऊं मैं। रावरो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, नेहरू लाओ खार छित छोर लग धाऊं मैं। अटिक रहे हो कहां, अटिक रहे हो कहां, निकारो मुक्ते बैग, झटक सरासर को चमक चढ़ाऊं मैं। एक कविता ये है, और एक इसके साथ और आता है। तो राव छत्रक दंड जीवी तब प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसो ना करूं पुनि न धरऊ धनु हाथ, पुनि न धरऊ धनु हाथ, रास याही पण रोपाऊं, उलट देव ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में को पाऊं। इन राजन संग हार मान लाही मुख मोड़ाऊं, चरण कमल उन राख नाथ पल में धनु तोड़ो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी कहलाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धरवा की क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं मैं धरती और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना गला सड़ा, फिर धनुष पुराना गला सड़ा, तुर्का सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस अगले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। क्या बात करो जी, मजा आ गया एकदम। हमारे दर्शक भी आपके इस आज 70 की अवस्था में आप आ चुके हैं जी, और इतना जोश देख करके एक अलग सी फीलिंग महसूस हो रही है और राम के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, मैं मान गया गुरुजी आपको। अच्छा, आज का जो युवा वर्ग है उसको रामलीला से जुड़ना चाहिए? बहुत ज़रूरी है सर। देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मैं कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों की रामलीला को डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैडम ने मुझे दिन में 3-4 पीरियड थिएटर के दे रखे हैं और मैं जब क्लासेस में जाता हूँ और क्लास में जाने के बाद में बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। वहाँ जाने के बाद रामचरितमानस की चौपाइयाँ, गीता के श्लोक, राम जी का किरदार, राम जी के आदर्श, ये सब बातें मैं जाके जब बच्चों के साथ में करता हूँ तो वो बच्चे जो रामलीला का मतलब भी नहीं समझते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते हैं, और जब मैं उनको भाषण देना शुरू करता हूँ, उनके साथ में डिस्कशन करना शुरू करता हूँ, तो वो इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि जब मैं क्लास से बाहर निकलता हूँ तो सारे बच्चे मेरे पैर छूते हैं, गुरुजी, सर जी, सर जी। तो मैं कहता हूँ कि आज की जनरेशन को रामचरितमानस के बारे में, गीता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हमारे पूरे समाज से लुप्त होता जा रहा है। हम सनातन धर्म का शोर मचाते हैं, सनातनी है, हमने ये कर दिया, हम हिंदू, जितनी मर्जी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों में जो संस्कार देने हैं, जो संस्कृति हमारी, जो उनको जोड़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना होता जब दादा दादी, नाना नानी गांव के अंदर में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां पर उन्होंने रामचरितमानस खोली, अब पढ़ रहे हैं, बच्चे भी जुड़ गए हैं, परिवार भी जुड़ रहा है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, उनका अर्थ समझा रहे हैं। आज मुझे बताइए कितने घर हमारे ऐसे हैं जहां पर रामायण है या रामायण पढ़ी जा रही है? अगर है भी तो लोग पढ़ना नहीं चाहते या उनके पास समय नहीं है पढ़ने मैं के लिए। क्लास में जाके या मेरी रामलीला में भी जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताइए, आपने रामायण पढ़ी है? नहीं सर। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि घर में नहीं पढ़ते। अगर हम आज रामायण उठा के पढ़ें और बच्चों को 5 मिनट के लिए बिठाएं और उनको 2 चौपाइयाँ, 3 चौपाइयाँ, 1 दोहा कुछ समझाएं, गीता के श्लोक, जो गीता का एक एक श्लोक हमारे लिए, हमारी जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा संबल है। हमारे स्कूल में हम जब गीता जयंती आती है, 3 श्लोक ऐसे हैं जो पूरे स्कूल को पढ़ाते हैं और सारे बच्चे उसके पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई आप गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान राम की ऐसी शक्ति है इस चौपाई सुंदरकांड के अंदर कि आप अगर इसको मन से पढ़ते हैं तो आपके जितने भी संकट हैं वो सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये बच्चों के अंदर में संस्कार आने बहुत जरूरी है। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन और हमारी वंदना टंडन जी जो प्रिंसिपल हैं, उन दोनों का यही प्रयास है, उनका यही आदेश है मुझे कि आप बच्चों के अंदर में संस्कार और संस्कृति डालिए। हम जो रामलीला करने जा रहे हैं, हमारा कोई कॉमर्शियल कोई है नहीं उद्देश्य, हमें कोई इससे पैसा तो कमाना नहीं है। हम ऋषिकेश में करते हैं, ओरछा में कर रहे हैं, चित्रकूट में करके आए हैं, कुरुक्षेत्र में करके आए कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल में हमने उनके एनुअल फंक्शन के ऊपर में 2.5 घंटे की रामलीला करी, लवकुश रामलीला में कर रहे हैं। तो हम संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे उसके साथ में जुड़े और रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, भगवान राम के आदर्शों में कैसा उनका जीवन रहा है, अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, अपने भाई के साथ एक छोटी से छोटी नीच जाति की शबरी हो, निषाद राज हो, केवट हो, कैसे उन्होंने उनको अपने हृदय से लगाया। और तो और वानरों के अंदर में आप देखिए हनुमान जी को, जामवंत को, पूरी वानर सेना को जो अपने सीने से लगा के रखा है, कितनी बड़ी बात है। अगर हम ये आदर्श अपने बच्चों में डाल सके, उनको ये संस्कार, ये संस्कृति दे सके, तो इससे बढ़कर तो कोई काम ही नहीं है। और जो काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों से संस्कार, संस्कृति, रामचरितमानस, गीता बहुत दूर होती चली जा रही है। उनको साथ जोड़ने के लिए रामलीला का ऐसा एक माध्यम है जो उनको, अब मैं अशोक विहार की भी आपको बताता हूँ, और यहाँ जो हम अंतर्राष्ट्रीय रामलीला करने जा रहे हैं, हजारों आदमी वहां पर भी बैठते हैं, चाहे ऋषिकेश गए, कहीं भी गए हम लोग करने के लिए। अशोक विहार की रामलीला हम कहते हैं राममय वातावरण। आप जिस टाइम पंडाल में घुसेंगे, वहीं से आपको अगरबत्तियों की खुशबू, फूलों की खुशबू, एनवायरमेंट, वहाँ का वातावरण में
वो वातावरण ऐसा है कि आप राममय हो जाते हैं उसके अंदर में। और जब तक रामलीला के अंदर में आप राममय नहीं होंगे, भगवान राम नहीं पधारेंगे वहां पर। और भगवान राम को पधारने के लिए हम सबका उनके अंदर में श्रद्धा होना, उनकी सेवा करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये रामलीला मंचन के दौरान नारी पात्रों का जब चुनाव करते हैं, जैसे कैकेयी, सीता, मंथरा और भी बहुत सारे पात्र हैं, जी, तो किन विशेष बातों का आप ध्यान रखते हैं? क्योंकि नारी पात्र का चुनाव है, तो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं? देखिए ऐसा है, कैकेयी राजी महाराज दशरथ की सबसे सुंदर रानी, क्या बात। ठीक है जी। कौशल्या, कैकेयी और अपना सुमित्रा जी, हम्म, तीनों रानियों की अपीयरेंस जो है वो बहुत काउंट करती है कि लोगों के अंदर में उनको देख के एक भावना आनी चाहिए। माता सीता का किरदार है, आप सीता जिसको भी बना रहे हैं उसका अपीयरेंस, उसकी जो स्टेज पे आने के चाल ढाल, वो सब ऐसे होनी चाहिए कि लोगों का श्रद्धा से अपने आप मस्तक झुक जाए। और उसके लिए आर्टिस्ट के पास उसकी शक्ल सूरत अच्छी होना, उसके ऊपर उसकी चाल ढाल पे काम करना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको शायद याद हो, मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन आपको बताता हूँ। सोहराब मोदी की फिल्म में जो मेहताब थी वो बनती थी झांसी की रानी या नूरजहां, जहाँ भी बेगम का किसी का रोल किया, तो सोहराब मोदी जी उस आर्टिस्ट की चाल पर इतना ध्यान देते थे कि आपकी अगर आप बेगम बनी हुई है, महारानी बनी हुई है, या आप किसी भी शहंशाह की बेगम का रोल आपको दिया गया है, तो आपकी जो चाल है झांसी की रानी के अंदर में जब वो बनी है, तो झांसी की रानी की चाल कैसी होनी चाहिए। तो मैं उनकी थोड़ा सा जो मैंने उनको पढ़ा है, जितना उनके बारे में सुना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप मेरे बच्चों में भी और यहाँ पर अशोक विहार में भी आप देखिए कि अगर कैकेयी है तो कैकेयी की चाल कैसी होगी, सीता माता है तो सीता माता की जब एंट्री है और सखियों के साथ में जब पुष्प वाटिका में आ रही है और पूजा करने के बाद जो उसके हाथ पांव जो उठते हैं, अगर आप देखिए जो लड़की मेरी पिया शर्मा है जो अशोक या हमारी रामलीला में सीता बन रही है, अब अशोक विहार फेस बन रही है। नहीं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के बच्चों की में 9th में जब वो थी तब से वो बन रही है और अब 12th में आ गई है। अच्छा, उसके हाथ पांव कैसे हिल रहे हैं। अशोक वाटिका में, हमारे अशोक विहार में वैभवी जागरण है, वो सीता बन रही है। इतनी बढ़िया आर्टिस्ट है, डायलॉग डिलीवरी इतनी बढ़िया गजब की है कि उनका सांस ले लेके बोलना, इसके लेके रोना बोलना, तो वो चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, जो ये सीता के किरदार को निभाती हैं लड़कियां, क्या शादी के बाद भी वो निभाती रहती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे यहाँ पर रेणुका थी लड़की, वो जब अनमैरिड थी तब वो सीता करती थी, उसके बाद उसकी शादी हो गई, बेटा हो गया, उसके बाद में भी वो काफ़ी साल तक करती रही सीता। अभी पिछले 5-6 साल से उसने छोड़ा है, वरना कि मेरे ख्याल 13-14 साल तक वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी किरदार करती रही है। एक भव्य रामलीला मंचन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? देखिए, भव्य रामलीला के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो रामलीला करवाने वाली कमेटी है, उस कमेटी का भगवान राम में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना श्रद्धा के आप रामलीला नहीं कर सकते हैं। हम ड्रामेबाजी तो हमें करनी नहीं है कि हम भी चले शाम को बैठ के दारू पी लेंगे यार, सिगरेटें फूक लेंगे। मेरे पूरे पंडाल के अंदर में अशोक विहार में कोई बंदा आपको सिगरेट पीता हुआ नहीं मिल सकता, कोई शराब पी के नहीं आ सकता वहां पर। बहुत बढ़िया। तो जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप भव्य रामलीला का मंचन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि जब आपकी श्रद्धा हो गई, भावना आपके अंदर में आ गई, तो आर्टिस्टों का चयन आप कैसे कर रहे हैं, उसमें कौन सी कमेटी, कौन से रोल करने। आप दिल्ली में इतनी कम से कम 150 रामलीला ऐसी जो अच्छे स्तर पर आजकल हो रही बड़े है, स्तर पे हो रही है। अच्छे स्तर पर हो रही हैं और सब जगह रोल कर रहे हैं, सब जगह लोग काम कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों से सिर्फ मेरा अगर किसी को एडवाइस है तो यही है कि आप कोशिश ये करें कि रियलिस्टिक होने की कोशिश करें। रियलिस्टिक होने में ये है कि आप जनता के साथ, यंग जनरेशन के साथ जुड़ेंगे। नहीं तो हम अगर वही पुराने स्टाइल और पुराना आज से 70 साल पहले का हाथ हिला लंबे चौड़े करके जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। ये लोग, यंग जनरेशन जो है ना, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ जुड़ें। आपके जो डायलॉग डिलीवरी, आपका जो है हाव भाव, आना जाना, सब ऐसा होना चाहिए कि जो उनको लगे कि नहीं यार ये आदमी अगर राम कर रहा है तो शायद मैं इसमें जुड़ सकता हूँ, लक्ष्मण कर रहा है तो मैं उसमें हूँ, रावण का किरदार अगर वो कर रहा है तो उसने किस तरीके से एंट्री ली है, कैसे उसने डायलॉग बोला, क्या तो वो चीज़ों के लिए जो है ना, रियलिस्टिक होना, लोगों के साथ में जुड़ना, पुराने और नए को दोनों को जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद तो फाइनेंस तो होता ही है भाई, जैसा आप फाइनेंस डालेंगे वैसे आजकल रामलीलाओं के अंदर में इतना खर्चा हो रहा है,
पंडाल इतना करोड़ों बड़ा- रुपया लग रहा है। करोड़ों रुपया लग रहा है ये रामलीलाओं में। जो सही रामलीला है, जहां पर आपको देखिए, जो कुछ रामलीलाएं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं या जो भी हो रहा है, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या रामलीला का जो हमारा मैसेज है, जो हमारा संदेश है, भगवान समाज के राम लिए। की जो आदर्श है, क्या हम वो समाज को दे पा रहे हैं? अगर कोई भी रामलीला करने वाला अपने किरदार से, अपनी रामलीला मंचन से समाज को अगर ये दे पाया गया कि हम भगवान राम के आदर्शों को, जो यंग जनरेशन में जाना बहुत जरूरी है, अगर वो हम दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उस रामलीला का मंचन सफल है। सफल। कलाकारों का चयन और प्रशिक्षण आप किस प्रकार से करते हैं? देखिए, कलाकार अशोक विहार रामलीला में तो ये है कि ज़्यादातर मेरे रामलीला सेलेक्ट किए हुए कलाकार ऐसे हैं जो 20-25 साल से भी कर रहे हैं, क्योंकि जो तेजवीर चौहान रावण बनते थे पहले, आज उनका बेटा अभिनव चौहान वो रावण बन रहा है। हनुमान बनते थे कृष्ण शर्मा, उनका बेटा आज हनुमान बन रहा है। तो क्या तेजवीर नए कलाकारों को भी अवसर देते हैं आप? नए नए कलाकार, बहुत नए कला, इस साल भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात। तो वहाँ नए कलाकार भी जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद में बस वही देखना कि भाई आर्टिस्ट के अंदर में कैपेसिटी क्या है, कौन सा रोल वो कर सकता है। अब लोग मेरे पास आते हैं, सर हमें तो ये रोल दे दो, हमें वो रोल दे दो, हम आज ये करवा लो, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कमेटी में भी, ऑडियंस में भी और अपने किरदार में भी पूरी तरीके से छाए हुए हैं, तो सही रहते हैं। अब स्कूल में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर पिछले 3 सालों के अंदर में इतना परिवर्तन आ गया कि आज जो है, आप ये समझिए कि 90% मेरे बच्चे सारे चेंज हो चुके हैं, और वो बिल्कुल नए आ रहे हैं, जिनको रामलीला का, रामचरितमानस का कुछ नहीं पता है, ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञान नहीं है, स्टेज का कोई ज्ञान नहीं है, स्टेज पे चलना कैसे होगा ये उनको नहीं पता है, डायलॉग कैसे कैसे खड़े होना है, बैक करके खड़े होना है कि नहीं खड़े होना है, या मेरे हाथ पांव सीनियर आर्टिस्ट कैसे को नहीं काटना नहीं है। काटना है। तो ये सब जो ड्रामे की, स्टेज की जो टेक्निक्स होती है, वो अब हम उनको सिखा रहे हैं। अब मेरे पास कल ही मैंने 5-6 बच्चे नए सेलेक्ट किए हैं, जो अभी रामलीला के बारे में, एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं ABCD जानते। knowledge नहीं अब है। उनके ऊपर मैं हूँ, हमारे साथ में धनजीत है, LSD से है, वो भी डायरेक्टर है वहाँ पर, और श्री भगवान जी हैं, अनिता जी है, दीपक है, डांस कोरियोग्राफर वगैरह है, तो सब उनके साथ नए बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, और नए बच्चों के साथ में काम करने के लिए उनका चयन करना, उनको उस रोल में निभाना, उनके रोल की पूरी डायरेक्शन देना, पूरा काम करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समझ पाएंगे कि मुझे करना क्या है उसके अंदर। रामलीला मंचन के दौरान कोई अप्रत्याशित मुश्किल आई हो? कोई ऐसी कोई रोचक घटना? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा जहाँ होती है, वहाँ पर मुश्किल का तो कोई काम ही नहीं है, नहीं। कोई ऐसी मुश्किल आने वाली कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन मैं समझता हूँ ड्रामों में तो 1-2 जगह ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन रामलीला के अंदर में अभी मुझे कोई ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। 40 साल के अशोक विहार के भी समय में भी, और 3 साल से मैं स्कूल में भी कर रहा हूँ, कि यहाँ मुझे कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या आई हो, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रामलीला क्या असर डालती है? बहुत बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। मैंने आपको जैसा अभी बताया कि हम जो रामलीला, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कर रहे हैं, वो रामलीला इस चैनल्स के माध्यम, मीडिया के माध्यम से 140 देशों में जा रही है, और जब 140 देशों में जाती है, तो वहाँ से जो लोग रामलीला देख रहे हैं, उनका, मुझे भी फ़ोन आया, हमारे चेयरमैन साहब को भी फ़ोन आता है, मैडम को फ़ोन आ रहा है, और जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी अगर फॉरेन में रह रहे हैं, तो वहाँ से जब फ़ोन आता है कि यार आपकी रामलीला देखी हमने, इतनी बढ़िया रामलीला थी, और बच्चों ने कमाल कर दिया, क्या एक्टिंग करी है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा मैसेज जाना चाहिए देश विदेशों तो में, देश विदेशों अपने में देश में ही नहीं, देश विदेशों सोशल में, मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी परमार्थ निकेतन में हमने ऋषिकेश में रामलीला की, वो अयोध्या में की, ओरछा में की, चित्रकूट में की, उसके बाद कुरुक्षेत्र में भी करी, लवकुश रामलीला भी करते हैं, हम स्कूल में भी करते हैं। तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनका तो ये पूरा सीधा मैसेज है कि हमें, चाहे हमारे देखने वाले सामने 50 आदमी बैठे हुए हों, लेकिन कैमरे के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, जो बाहर फॉरेन में लोग बैठे हुए हैं, उनको हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो वो सोशल मीडिया के द्वारा जो हम 140 देशों में रामलीला दिखा रहे हैं, और जो मैसेज उनके पास में जा रहा है, और जो बच्चे काम करने वाले हैं बच्चों के थ्रू, तो ये और भी बड़ी बात हो जाएगी। भाई बड़े कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो स्कूल के बच्चे, जो 6ठी से लेके 12वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अगर क्या नाम इस तरीके से रामलीला कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और वो जाना बहुत ज़रूरी है वो मैसेज। आज की राजनीति और रामलीला का मंचन, इसको लेकर के आपकी क्या राय है?
देखिए, राजनीति से और रामलीला को तो मैं जोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति में तो जो नेतागण जैसे भी जो करते हैं अपना करते हैं। रामलीला करने वालों को भगवान राम में विश्वास रखना चाहिए, भगवान राम में श्रद्धा होनी चाहिए, और उन्हीं का नाम लेके अगर आप काम करते रहेंगे तो अपने आप देश, समाज, राजनीति सब ठीक हो जाती है। अच्छा सर, ये देखा गया है कई रामलीलाओं के मंच पर, ये देखा गया कि सीन चल रहा होता है, अचानक कोई चीफ गेस्ट आता है, सीन को रुकवा दिया जाता है, चीफ गेस्ट का स्वागत हो रहा है। ये कहीं ना कहीं दर्शकों के मन को खराब करता है, रामलीला मंचन को खराब करता है। बिल्कुल क्या सही। कभी ऐसा वाकया आपने देखा देखिए, या सुना या घटा हो आपके साथ? मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली की लगभग सभी रामलीलाओं में अगर वीआईपी आ गया है तो रामलीला रुक जाती है। तो ये सही है या गलत? बहुत गलत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक विहार रामलीला फेस 1 की हम्म। जब से मैंने वहां पर निर्देशन शुरू किया था, और उससे पहले से भी जो हमारे प्रधान रहे रामलीला के, जसवंत राय जैन, फिर चाँद किशोर अग्रवाल जी, श्याम सुंदर वासुदेवा जी, और आज की तारीख में ललित गर्ग जी है, चंद्र बलवानी जी, प्रमोद कोहली जी है, तो हमारी रामलीला आज तक कभी नहीं रुकी है। मतलब चीफ गेस्ट चाहे कोई चीफ गेस्ट, क्योंकि हमारा जो टाइम है 9 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 बजे तक, जब तक वो मुझे नहीं देते हैं मंच, तब तक जो भी वीआईपी आ गया, जो नेता आ गया, चाहे पॉलिटिकली आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, सेठ आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उनका स्वागत भाषण उससे पहले हो जाता है। एक बार जब बाइक से अनाउंस हो जाता है कि अब हम अपने लीला मंचन के लिए ये मंच सोमनाथ पवार निर्देशक को सौंप रहे हैं, ये हमारे लास्ट अनाउंसमेंट होती है प्रधान जी ललित गर्ग की तरफ से या अनिल गुप्ता जी की तरफ से, जो घी वाले हैं चेयरमैन हमारे, वो या जो भी उस टाइम लास्ट बोलने वाले हैं, उनका ये रहता है कि अब हम लीला मंचन के लिए ये मंच सोमनाथ पवार लीला निर्देशक को सौंप रहे हैं। उसके बाद में कोई भी वीआईपी आ गया होगा तो हमारी रामलीला आज तक कभी नहीं रुकी। मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़े बड़े नेता बाद में आए और उनका स्वागत, जो हमारा स्वागत कक्ष बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, उसके बाद वहां पर उनका स्वागत करा दिया गया। आप लेट आए जी, मंच पे नहीं ले जा सकते। तो कोई भी रामलीला कमेटी अगर चलती रामलीला में किसी चीफ गेस्ट का स्वागत कर रही है मंच पर सीन को रुकवा करके, तो कहीं ना कहीं आपकी नजर में गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है सर। आप सीन चल रहा है, आप ऑडियंस का ध्यान आप देखिए पूरा उधर लगा हुआ है, और आपने रामलीला रोक दी, और रोक के चलो जी अब हमारे वीआईपी आ गए, अब उसमें एक की जगह 10-10 लोग आए जा रहे हैं। टाइम जो पहला का जो सीन का टेम्पो बना हुआ था वो तो खत्म हो गया। अब दूसरी बार फिर नए सिरे से आप करिए। एक रामलीला में मर्यादा छाई हुई है, आप उसके अंदर में जब काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी के अंदर में करिए। आपको चीफ गेस्ट वगैरह किसी को भी बुलाना, पहले बुलाइए या रामलीला के बाद में। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में भी बता रहा हूँ, हम ज़्यादातर वहाँ पर भी पहले हो जाता है काम, और उसके बाद में लीला खत्म हो गई, आरती करने के बाद में भी अगर बाद में कोई गेस्ट आ रहा है, किसी को सम्मान देना हमने करना है, तो वहाँ भी करते हैं। क्योंकि जो कंटिन्यूटी, क्योंकि आप बाहर देशों में भेज रहे हैं, 140 देशों में आपके संचार माध्यम से रामलीला जा रही है, और बीच में आप रोक के आधा पौना घंटा फिर उसमें बर्बाद करेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है, ये गलत। तो वो मेरे हिसाब से तो सर जो चल रहा है बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए। लीला शुरू होने से पहले आ जाए और बाद में आ जाए। अशोक विहार फेस 1 में आज तक कभी नहीं हुआ सर, और ऐसी कोशिश हमारी यही रही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में भी, चेयरमैन साहब का भी हमारा यही रहता है कि हम रामलीला को चलते हुए ना रोकें। बहुत ही इमरजेंसी कोई आई होगी तो बाद में हम देख लेते हैं, भाई बाद में रामलीला खत्म होने के बाद में देख लेंगे, पहले देख लेंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप रामलीला को कंटिन्यू रखें। अच्छा सर, ये रामलीला मंचन के दौरान दर्शकों की संख्या और दर्शकों की रुचि को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, रामलीला स्टोरी वही है, वही पात्र हैं। आप दर्शकों की संख्या को बढ़ाने के लिए या दर्शकों की रामलीला के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए जो हमारी कॉस्ट्यूम है, ड्रेसेस हैं, उसमें परिवर्तन लाइए, लाइटिंग इफेक्ट्स में परिवर्तन लाइए, एलईडी पे जो कुछ आप ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, महल का दिखा रहे हैं, जंगल का दिखा रहे हैं, उसके अंदर में उसको आप अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करिए। पात्रों का जो डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि रामलीलाओं के अंदर में तो आप समझ रहे 80-90% रामलीलाओं के अंदर में डायलॉग डिलीवरी जो है वो लाइव हो रही है। बहुत कम ऐसी रामलीलाएं जो डांस पैटर्न पे करती हैं, जहां पर आपको लाइट एंड साउंड के हिसाब से। मंडी हाउस में होती है एक भारतीय कला केंद्र की डांस एंड ड्रामा। देखिए, वो तो शुरू से आज से थोड़ी हुई, वो तो पिछले मेरा ख्याल 60-70 साल जी जब से चल रही है, वो उसी पैटर्न पे चल रही है। और पहले तो बहुत ही ज्यादा शास्त्रीय थी, उसके अंदर में रामलीला चौपाइयाँ थी। उसके बाद उसमें मनोहर सिंह जी जो हमारे एनएसडी के बहुत मशहूर डायरेक्टर लेबोरेटरी इंचार्ज भी रहे हुए हैं,
उनके आवाज़ के अंदर में डायलॉग में अभिनव चतुर्वेदी ने राम की उसमें आवाज़ दी, मनोज सिंह जी की आवाज़ रही। उसके बाद में थोड़ा सा ड्रामेटाइज उसको ज़्यादा किया गया, चौपाइयाँ कम हो गई, लेकिन वो रामलीला की एक अपनी महत्ता रही है और शुरू से रही है वो, और आज भी बरकरार है। वो भी डीसीएम की रामलीला, मिसेस चलतराम जी उसके इंचार्ज रही हुई हैं, तो भारतीय कला केंद्र भी डीसीएम का ही रहा हुआ है। आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा कौन देता है? आपके गुरु, दर्शक या फिर प्रभु श्री राम? देखिए, प्रभु श्री राम की तो मुझ पर बहुत ही कृपा है, क्योंकि आपको शायद यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी रामलीलाओं में, या हम जब आज से 3 साल पहले से जब रामलीला करता था मैं, तो रामलीला हम करते थे 10 दिन के शोज़, 1 डेढ़ महीना की रिहर्सल हो गई। स्कूल में आने के बाद में मेरा पैटर्न ये हो गया कि मैं पूरे साल रामलीला कर रहा हूँ। पूरे साल बच्चों को रामलीला तैयार करवा रहा हूँ, और चेयरमैन साहब की तरफ से हम कभी ओरछा जा रहे हैं, कभी चित्रकूट जा रहे हैं, रामलीला के दिनों के अलावा भी बीच-बीच में जाते आते रहते हैं। तो जो रामलीला के साथ में जुड़ाव ऐसा हो गया है कि रात को जब मैं सोता हूँ तो कितनी बार मुझे रामलीला की चौपाइयाँ मेरे दिमाग में रहती है, मेरे ज़हन में रहती है, वो सीन मेरे सामने रहते हैं। तो ये प्रभु राम की कृपा है। राम जी ने मुझ पर बहुत कृपा करी है, जो मैं पूरे, उन्होंने मुझे चुना है कि भाई मेरी एक्टिविटी को आप पूरे साल करिए, तो मैं पूरे साल राम में रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दर्शकों से और बाकी चीज़ों से जो ज़्यादा भगवान राम की कृपा है, फिर मेरे गुरु की कृपा है। मेरे गुरु, मेरे पिता मास्टर चंपालाल जी की बहुत कृपा है मुझ पर, कि उनके आशीर्वाद से आज बंदर बनने से लेके मैं मेन कैरेक्टर तक गया, और उसके बाद में पिछले 40 वर्षों से उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए निर्देशन कर रहा हूँ मैं। अगर आपके जीवन में रामलीला ना होती तो आप कौन से क्षेत्र में होते? देखिए, मैं 1976 में मैंने डीसीएम केमिकल वर्क्स ज्वाइन किया था, जो ज़खीरा में है। रत घी बनता था, केमिकल्स बनते थे, पनघट घी बनता था, डीसीएम सोप बनता था। उसमें मैंने कलर ग्रेड 2 से अपनी लाइफ स्टार्ट की थी 1976 में, और 1976 में चलते हुए 2014 में मेरी रिटायरमेंट थी, क्योंकि फिर प्राइवेट में 58 में रिटायरमेंट होती है, और मैं सीनियर मैनेजर एचआर हो चुका था वहाँ। ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स रिक्रूटमेंट, ऑफिसर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कैंटीन, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब मेरे अंडर थी। डीसीएम केमिकल्स में सीनियर मैनेजर से मैं, फिर मुझे एक्सटेंशन मिली, और 2017 में मैं फाइनल रिटायर होके आया हूँ। जब रिटायर होके आया तो मैंने सोचा कि भाई मैंने 40 साल, 41 साल कंपनी की नौकरी करी है, और उसके अंदर में अकाउंट से लेके, वेलफेयर से लेके, सारे गवर्नमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, सारे काम किए मैंने। तो अब मैं अपना पूरा वाकई का जो जीवन है, मैं अपने, जो मेरा अपनी पैशन रहा है, जो मेरी हॉबी रही है, वह केमिकल वर्क्स में भी रहते हुए मैंने रामलीलाएं और ड्रामे वर्कर्स से मिल के, मजदूरों से ऐसे ऐसे ड्रामे कराए हैं जिनके बारे में आज के लोग सोच भी नहीं सकते। एनएसडी के कितने प्लेस, सैया भाई कोतवाल, आला अफसर, लाडली मैना, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये सब प्लेस ऐसे हैं जो मैंने मिलके मजदूरों से, केमिकल वर्क्स में हमारी शिफ्ट 97 में फैक्ट्री बंद हो गई थी, एज पर दी ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्र भारत मिल भी बंद हो गया, केमिकल भी बंद हो गया, डीसीएम भी बंद हो गया। हमारी यूनिट चली गई थी पंजाब। तो पंजाब में सील केमिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से थी, और वहाँ पर पंजाब के लोगों को, और जो डीसीएम से यहाँ से हमारे रिटायर कुछ वर्कर जो पहले जिनका रिटायरमेंट नहीं हुआ था, वो जब वहाँ चले गए, उनके साथ में रह के मैंने ये सारे नए ड्रामे जो हैं ये सब तैयार किए। अच्छा सर, ये कुछ रामलीलाएं ऐसी हैं जो रामलीला मंचन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलाती है, और आजकल जो रामलीलाओं का मंचन हो रहा है उसमें कुछ धुरंधर आर्टिस्ट होते हैं जो डायलॉग की डिलीवरी होती है, बहुत 2-2 महीने की रिहर्सल्स के बाद उस सीन को तैयार करते हैं। उसके एक्टर आते हैं, वो केवल एक रामलीला का क्राउड बढ़ाने के लिए आते हैं, या वाकई में वो रामलीला के मंचन को सही दिशा देते हैं? बिल्कुल है सर। देखिए, बॉलीवुड के कलाकार जो आते हैं, या तो वो पूरी रिहर्सल किया है। अब जो हम जितनी रामलीला करने वाले हैं, दिल्ली में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने उनकी रिहर्सल होती है। हर आर्टिस्ट अपने डायलॉग्स को याद करता है, याद करने के बाद में वो सीन में आता है, बोलता है, उसका फ्लो कुछ अलग होता है। और वो जितने आते हैं, ज़्यादातर, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है, वॉकी टॉकी लगा हुआ है, पीछे से डायरेक्टर या प्रॉम्प्टर या जो भी है स्क्रिप्ट वाला डायलॉग बोल रहा है, और वो सुन के वो डायलॉग बोल रहे हैं, तो क्या वो अगर मान लीजिए उस टाइम में प्रॉम्प्ट सही नहीं आई तो उसका कुछ भी निकल तो जाएगा। रुक जाएगा। उसे तो पता भी नहीं है ना कि भाई क्या सीन चल रहा है, किस मूड में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं उन लोगों और के पास। सोशल मीडिया का युग है, लोग जगह जगह से देख रहे हैं, गलत कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे। आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं लोग। जब आप
कुछ का कुछ बोल जाओगे तो आप कई कई बार अंग्रेजी का शब्द भी बोल जाते हैं लोग बाग इसके अंदर में। मैंने भी सुना हुआ है ऐसे में कि बोल जाते हैं लोग। तो क्या आप अपने किरदार के साथ में ईमानदारी निभा रहे हैं? ऐसे लोगों को तो रामलीला में ठीक है, आप पब्लिक का क्राउड बढ़ाने के लिए एक स्वागत सम्मान करें, लेकिन उस पात्र के साथ छेड़छाड़ ना नहीं होनी चाहिए। अब कुछ है जो बिल्कुल डायलॉग याद करके भी काम करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन 90% लोग सुन के बोलते हैं जो अपने कैरेक्टर के साथ में बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश जो आप देना चाहें? वो तो मैं दूंगा बाद में। पहले मैं जानता हूं कि आप भी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और परशुराम और केवट के रोल निभाते रहे रामलीला के अंदर में। गुरुजी आपका आशीर्वाद। तो मैं चाहूंगा परशुराम जी का एक डायलॉग आप जरूर सुनाएं। परशुराम जी का लास्ट वाला सुना दीजिए, वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हे राम। अच्छा, अब मैं समझा हूं जरा वहां से। अच्छा, अब वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब मैं समझा तुम दोनों की चालाकी। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। ये तो है गर्म, नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। बहुत बढ़िया। अरे देखते हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही दाग जमाता है। अब रहेंगे नहीं दो राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, कर त्याग राम का नाम अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फ्लो है आप। मैं यही चीज चाहता हूँ कि जो फ्लो है ना डायलॉग का, वो एक कंटिन्यूटी के अंदर में ज्यादा हो। जहां पर जो है ना आजकल जो है ज्यादातर लोग डायलॉग को खींच खींच के इतना लंबा करके बोलते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये कौन सी स्टाइल है, ऐसे कौन बोलता होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सब लोगों को जो नए हैं वो कोशिश करें कि रियलिस्टिक उसमें ज्यादा रहे, ताकि लोग हमसे जुड़े, स्पेशली यंग जनरेशन। वो तभी अगर आप यही डायलॉग को अब मैं समझा हूं जरा तुम दो, तो इस तरीके से बोलने से तो कौन बोलता है, कोई भी नहीं बोलता है। अब आप जो कह रहे थे कि यंग जनरेशन की बात है, तो यंग जनरेशन के मैंने आपको जैसे बताया ही है कि मैं इस टाइम कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के थ्रू यंग जनरेशन, यंग बच्चों के साथ ही काम कर रहा हूं, जो 6वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं। और रामलीला के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, गीता के बारे में उनके साथ में डिस्कशन करता हूं। उनको ये कृष्ण लीला भी सिखा रहा हूं, रामलीला भी सिखा रहा हूं। और यंग जनरेशन को हम अशोक विहार की रामलीला से, जब रामलीला शुरू होने से पहले जैसे मंच मुझे सौंपा जाता है, तो उसके बाद में फिर मैं स्टेज पे बोलता हूँ कि भाई आज हम आपको ये प्रसंग दिखा रहे हैं। और उसमें मैं अनाउंस करता हूँ कि हम जो लीला कर रहे हैं ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा संदेश है कि हम जो कुछ रामलीला कर रहे हैं उस हमारे रामलीला मंचन से यंग जनरेशन को कोई ना कोई संदेश जाना चाहिए। भगवान राम के जो आदर्श हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। उनके आदर्शों पे हम चलेंगे रामचरितमानस को पढ़ते हुए, तभी हम अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को बचा सकेंगे। तो यंग जनरेशन को रामलीला के साथ जोड़ना, चाहे वो आप रामलीला दिखाने से हो, चाहे वो नई रामलीला करने से हो। मैं तो चाहता हूं कि जितने लोग रामलीला करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन को जोड़े, ताकि उन लोगों के अंदर में भगवान राम के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति एक आस्था बनी रहे और अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को वो लोग जाने। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके विचार, आपका दृष्टिकोण और रामलीला के प्रति आपके परिवार का जो सहयोग रामलीला को मिलता रहा है, उसके लिए रामलीला टॉक्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपसे मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और आज यहाँ पर मैं जो इस स्टूडियो में आया और आपने इंटरव्यू लिया रामचरितमानस के प्रति, रामलीला के प्रति, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं समझता हूँ भगवान राम की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे और हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जय श्री राम।